वन साइड हीरो हाय, यो वन साइड हीरो हाय. असा नाही भाऊ, त्याच्या पॅटर्न लाय हटके, ट्रेंडिंग मध्ये आला, वन साइड हिरो हाय, यो वन साइड हिरो हाय. वाह, क्या बात है. 70-70 प्रेजेंट्स बीमर एंड बाउंसर विद कुणाल में आपका स्वागत है करण अंबाला. थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ से. करण, इस शो में जब आप आए हो तो मैं आपसे सबसे पहले आपके फैमिली के बारे में पूछूंगा. आपकी फैमिली, क्योंकि आप क्रिकेट में आने से पहले अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी फैमिली. जी सर. बहुत छोटी सी फैमिली है हमारी. पापा एयरफोर्स से रिटायर्ड है मेरे, और मेरा एक भाई, हम दो भाई हैं. मेरा एक बड़ा भाई है और वो पिछले 8-10 साल से फार्मेसी में काम कर रहा है, और भाभी है, उसकी शादी हो रखी है. भैया भैया की शादी हो रखी है, और मम्मी है और मैं हूँ. फैमिली के बाद मैं पूछूंगा कि बचपन कैसा गया आपका, शुरुआती दौर. जब फैमिली के बाद हम रुक करेंगे तो आपके बचपन की ओर, तो बचपन कैसा गया आपका? जी सर. बचपन सर स्टार्टिंग से, मतलब मैं पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट से अच्छा था. पढ़ाई में मैं लास्ट में जाकर मार्क्स ले आता था, बट स्टार्टिंग से सर स्पोर्ट्स में मेरा रुझाव ज्यादा था. 8th क्लास से ही मैंने नेशनल खेलना स्टार्ट कर दिया था बैडमिंटन में. 8 से लेकर 12 तक मैं मतलब कंटिन्यूसली हर ईयर में नेशनल्स खेलता रहा, और साथ साथ क्रिकेट भी खेलता रहा. बहुत क्रिकेट में इतना ध्यान नहीं था, बट नेशनल, मतलब बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ज्यादा बिजी रहता था. मैंने तो आपके बारे में सुना है कि बैडमिंटन में आपने नेशनल तक खेला है, उसके बाद बेसबॉल भी आप खेला करते थे. जी सर. जैसे ही स्कूल खत्म हुए, उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया, फिर मैं बैडमिंटन यूनिवर्सिटी खेलता रहा. एट द सेम टाइम मैं बेसबॉल भी अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था. उसके बाद मैं बेसबॉल में मैं इतना अच्छा हो गया कि मैं कॉलेज में जब इंटर कॉलेज खेला, इंटर यूनिवर्सिटी खेला, फिर इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल आया, तो मैं बेसबॉल में भी बहुत आगे तक खेला एज अ पिचर. करण अंबाला और दर्शक जानना चाहते हैं, हॉबीज क्या रखते हो आप? सर हॉबीज मेरी, एक्चुअली सर बहुत सारी हॉबीज है मेरी. म्यूजिक में है, डांस में है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में है सर, और अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स खेलने को मेरी एक हॉबी है. मतलब मैं एक स्पोर्ट्स को एंजॉय तो करता ही हूँ, मैं हर तरीके के स्पोर्ट को एंजॉय करता हूँ. वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्नूकर, हर तरीके के स्पोर्ट को मैं एंजॉय करता हूँ सर. अभी अभी आपने कहा कि संगीत का शौक आपको है, तो क्या बजाना पसंद करते हो आप उसमें? सर मैं पियानो प्ले करता हूँ, कीबोर्ड प्ले करता हूँ, और स्कूल में तो मैं कॉन्गो भी प्ले करता था, तबला. तो मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ. मेरा भाई भी अच्छा सिंगर है, तो बड़ी आर्टिस्टिक सी फैमिली रही है. मम्मी भी काफी मेरी टैलेंटेड रही थी, इन सब चीजों में रहते थे. तो मेरा भाई, मैं, हम लोग बहुत ज्यादा इन सब चीजों में busy अभी अभी आपने पिताजी के बारे में कहा था कि एयरफोर्स से वो रिटायर हैं, तो जो फैमिली में एक चलता है, अपने एक कल्चर सा होता है, जी, तो आपके लिए आपके पूरे जिस तरह से आप क्रिकेट में आए, उससे पहले तो आप जैसे कि आपने कहा कि नेशनल जी. लेवल में आप बैडमिंटन जी. खेले हो, बेसबॉल खेले हो, तो फैमिली बैकग्राउंड, जब आपके पिताजी एयरफोर्स से रिटायर हो, तो उसके बाद आपने उसके बाद क्या डिसाइड किया था कि मुझे क्रिकेट फील्ड में जाना है या फिर कुछ और करना है? सर पहले जैसे पापा डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं, एयरफोर्स से, तो मेरा भी यही एम था कि मैं भी एयरफोर्स में जाऊं या आर्मी में जाऊं. तो मैंने इसी की वजह से सर एनसीसी भी ज्वाइन करा था अपने कॉलेजेस में. तो एनसीसी में भी मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर रहा हूँ, और अपने कॉलेज का सबसे सीनियर अंडर ऑफिसर रहा हूँ. तो उसी टाइम सर टेनिस क्रिकेट का कोई प्लान नहीं था सर. एयरफोर्स में जाना था या आर्मी में जाना था. तो कॉलेज में बेसबॉल, अपना बैडमिंटन, एनसीसी, ये सब चीजें सर साथ साथ चल रही थी. और पापा डिफेंस में थे और एनसीसी था, तो सर डिसिप्लिन तो हमारे मतलब नेचर में ही आ जाता है फिर. जी बिल्कुल. तो वही डिसिप्लिन आपको क्रिकेट में भी बढ़ावा देने सर लग गया है? बहुत हेल्प करता है मेरे को डिसिप्लिन, और वो जो सीनियर की रिस्पेक्ट करना, वो एनसीसी में भी सिखाया जाता है सर. और बहुत सर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है मेरी लाइफ में, क्रिकेट में भी पर्सनली. वो डिसिप्लिन पापा से आया, फिर वो एनसीसी से आया, या फिर आपने ही लाया? सर कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब बोथ. एनसीसी से भी आया और पापा से भी आया, क्योंकि पापा जिस तरीके से, मतलब पापा बहुत ऑफिसर रैंक पर नहीं थे एयरफोर्स में, छोटी रैंक पर ही थे, बट एनसी रैंक पर थे. तो उधर से भी डिसिप्लिन आया, और एनसीसी ने तो मुझे और उसको नरिश कर दिया, उस डिसिप्लिन को. उसके बाद आपने बात छेड़ी, पियानो बजाते थे आप, हारमोनियम बजाते थे, जी. तो सिंगिंग का भी शौक रखते हो आप? जी सर, सिंगिंग का शौक करते हैं. तभी मराठी गाना भी गाया था अभी मैंने, गुलाबी साड़ी, वन साइड हीरो. ऐसे सर थोड़ा बहुत फन करते रहता हूँ. एक झलक हो जाए अभी इस शो पर, गुलाबी साड़ी वाली.
गुलाबी साड़ी, एक्चुअली मैं अभी लिरिक्स भूल गया उसके थोड़े। अरे नखरे वाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल कर दे तुझे मोरनीची चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसत मी भारी राजा फोटो मजा काढ। क्या बात है, क्या बात है। हालांकि देखा जाए तो महाराष्ट्र के एक नामचीन सिंगर है संजू राठौड़, इनका ये गाना है, लेकिन संजू राठौड़ भी आपसे इम्प्रेस जी हुए शायद। उन्होंने comment भी इंस्टाग्राम करा पे था। उन्होंने कमेंट भी किया है हाँ कि जो गुलाबी साड़ी करण अंबाला ने गाया है, तो एक अच्छा सॉन्ग यहाँ पर आपके द्वारा। फिर कॉलेज लाइफ आपकी कैसे रही? कॉलेज में जाकर जी। अभी अभी तो आपका ड्रेसिंग सेंस भी मुझे काफी बढ़िया लग रहा है इस शो पर। कॉलेज लाइफ कैसी रही? सर कॉलेज में ऐसा रहा, तब तो काफी स्ट्रगलिंग डेज थे। स्ट्रगलिंग डेज नहीं कहूंगा सर, एक्चुअली मेरे लर्निंग के स्टेज थे वो। तब जब मैं स्कूल से एकदम कॉलेज में आया, तो वहाँ मेरा ऐसा शेड्यूल हो चुका था सर कि मैं सुबह कॉलेज के लिए जाता था, उसके बाद थोड़ा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो कॉलेज में जाने के बाद सर एनसीसी वो सब कॉलेज टाइम पर ही करने के बाद मैं 3 बजे से लेके 5 बजे तक मैं बेसबॉल की प्रैक्टिस करता था, कॉलेज में ही होती थी। उसके बाद सर अपने आप को थोड़ा सा, मतलब फैमिली तो ठीक थी, पापा तो थी, पर अपने लिए जैसे सर एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी करी थी विशाल मेगा मार्ट में सर। तो वहां पर मैं एज अ पार्ट टाइम जॉब करता था, 7 बजे से लेके 11 बजे तक मैं रहता था। मतलब मैं सुबह निकलता था टिफिन लेकर अपना, तो शाम तक फिर रात को 12 बजे ही घर आता था सर, सारा जॉब वॉब करके। तो उसी के बीच में सर मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट सीखा, डिसिप्लिन सीखा, और वो जो लाइफ का जो एक स्ट्रगलिंग फेज था उसको एंजॉय भी करा। ऐसा नहीं कहूंगा सर कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, उन दिनों को भी मैंने साथ साथ एंजॉय करा सर थॉरली। लाइफ का सबसे बेहतरीन फेज क्या उसे आप मानते हो? क्योंकि कॉलेज लाइफ में आप अर्निंग करना सीख गए थे। जी सर, कॉलेज लाइफ में मैं बोलूंगा सर कि ये मेरी इतनी अच्छी किस्मत रही कि मुझे ऐसी अपब्रिंगिंग या ऐसी सोसाइटी मिली कि मेरा जो टैलेंट है वो और नरिश हुआ। जैसे कॉलेज में गया, मेरे को एनसीसी मिली, मेरे को ऐसे उधर मेरे जो डीपी सर थे उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत मोटिवेट करा आगे बढ़ने के लिए। और साथ साथ सर जैसे मैं एनसीसी में गया और अलग अलग फील्ड में जब गया ना सर मैं, तो वहाँ सारी चीजें जो मेरी उस टाइम की जो फेज में चल रही थी, उसको सर मैंने मतलब बेस्ट फेज ही कहूंगा सर उसको मैं अपना। तो आज मेरे को वो ना पूरा कंप्लीट पैकेज मेरे को जो मिल रहा है ना, वो उसी फेज की वजह से मिल रहा है। विशाल मेगा मार्ट के अलावा कुछ और काम किया है आपने लाइफ में? जी सर, कॉलेज खत्म होते ही एकदम कॉलेज खत्म हुआ, मैंने मतलब मैं कभी भी सर फ्री नहीं बैठा, जैसे काफी घर में एकदम फ्री बैठते हैं। मैं बस कुछ ना कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव करता रहा। जैसे कॉलेज खत्म हुआ, फिर मैं टाइल्स एंड सिरामिक, हमारे बगल में मतलब मेरे बहुत अच्छे सर हैं वो आशु सर, उधर टाइल विलेज में जॉब करा। सो टाइल्स एंड सिरामिक मैंने जॉब करी हुई है, ग्रेनाइट, इनके बारे में भी मैंने 2 साल काम करा है। काफी अच्छी नॉलेज है मुझे, जो हमारे घरों में टाइल्स और सिरामिक्स का काम होता है। तो 2 साल उसका भी काम करा। वहां से सर उसके बाद मैं टेनिस क्रिकेट में आया हूँ। मुझे भी अब मेरा नया घर बनाना है, तो शायद जी। आपकी जरूरत जरूर लगेगी जी सर। कि अगर सिरामिक और टाइल्स का इतना बड़ा नॉलेज हमारे दोस्त करण अंबाला के पास है, तो शायद वो नॉलेज हमारे दर्शकों के भी काम में आ सकता है। तो नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा करण अंबाला का। करण, कॉलेज लाइफ के बाद क्रिकेट खेलना फिर कहाँ से शुरू किया आपने? क्रिकेट तो सर संडे संडे खेलते थे हम, जैसे कभी संडे खेलने चला जाता था, कभी इतना फोकस के साथ क्रिकेट नहीं खेला, टेनिस क्रिकेट बस संडे संडे खेलता था। फिर मैं कॉलेज के बाद जब मैं जॉब पर गया अपने टाइल्स की, जब मैं जॉब में था 2021 तक की बात है, तो वहां से मुझे मतलब संडे एक टूर्नामेंट में गया था संडे को मैं, तो वहां मैंने एक ओपन टीम के खिलाफ काफी अच्छी बैटिंग करी थी। तो वहां से मुझे किसी ने पिक करा और कोलकाता से मुझे फोन आया। वेस्ट बंगाल की क्रिकेट तो है ही बहुत प्रचलित स्टार्टिंग से, तो वहां से मुझे कॉल आया। फिर मैंने वो जॉब मतलब छोड़नी पड़ी, और मैं कॉलेज में जब मैं फर्स्ट टाइम कोलकाता गया, तो उसके बाद से सर मैं वापस पीछे आया ही नहीं। फिर मैं टेनिस क्रिकेट के अंदर ही आता चला गया। मतलब 2022 से मैंने टेनिस क्रिकेट 2021 मतलब 22 की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मतलब 2 साल कंटिन्यूअसली हो गए। आपको क्या लगता है करण, कि करण ये नाम, करण अंबाला ये नाम क्रिकेट ने आपको दिया है? वैसे तो आपका नाम अभिषेक दलोर, जी सर, इस नाम से आप जाने जाते हो, जी। रियल नेम आपका वो है, लेकिन एक करण अंबाला, जी अंबाला जो आपका गांव है जहां से आप बिलोंग करते हो, जी वो आज हर एक जो प्रशंसक आपके हैं, जो दर्शक आपको चाहने वाले हैं, उनके जुबा पे आता है। तो आपको तब कैसे लगता है कि जी हाँ, एक करण का नाम आज प्रचलित हो चुका है टेनिस क्रिकेट विश्व में? जी जी
सर करण अंबाला की ये कहानी है कि जब मैं कहीं भी खेलने जाता था तो हम लोग के वहाँ यूपी मतलब पूरा यूपी हो गया, अपना पूरा नॉर्थ साइड हो गया, हरियाणा पंजाब हो गया, वहाँ हर किसी को उसके गांव के नाम से जाना जाता है। जैसे सिद्धू मूसेवाला, मूसा उसका गांव है, तो हर किसी दिलजीत दोसांझ है, तो ऐसे ही करण को मैं कहीं खेलने जाता था तो बोलते थे करण आ गया अंबाला वाले से, अंबाला से, ये करण नाम। तो ये लोगों ने ही नाम दिया मुझे करण अंबाला, करण अंबाला, तो फिर मैं उसी से ही फेमस हो गया करण अंबाला से। तो बस खेलने जाते थे करण अंबाला ही सर बुलाते थे सब मुझे। अभिषेक कुमार से करण अंबाला, ये जी। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा? अभिषेक कुमार से तो सर बहुत ही रेयर ही लोग मुझे जानते हैं। अब इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी करण अंबाला के नाम से ही है, तो अभिषेक कुमार मेरा डॉक्यूमेंट्री नेम है सर हर जगह, मतलब तो अभिषेक कुमार दलोर, बाकी मैं अब करण अंबाला, इन दोनों नाम के साथ बहुत खुश हूँ। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन है ये कौन है, तो मैं अब दोनों नाम के साथ अपने खुश हूँ। कॉलेज लाइफ के बाद क्रिकेट खेलना, अब क्रिकेट लाइफ के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, हमारे दर्शक जानना चाहे, तो क्या लगता है ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में जब लोगों को पता चला कि ये करण अंबाला है? जी सर, टर्निंग पॉइंट मेरे लिए दिल्ली बिग बैश रहेगा सर, जो दिल्ली में हुआ था। उससे पहले भी मैं हरियाणा पंजाब में टेनिस क्रिकेट काफी अच्छी खेलता था, मुझे काफी लोग वहां पर भी पसंद करते थे। पर दिल्ली बिग बैश जो कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे टूर्नामेंट हुआ, 70 स्पोर्ट्स पे लाइव हो रहा था, उस टूर्नामेंट में मैंने कुछ अच्छी हाइलाइट्स, कुछ मेरी बैटिंग की क्लिप्स, बॉलिंग की क्लिप्स, और मैं लोगों ने मुझे नोटिस करा, हेमंत बनियाल सर की नजर में आया। तो वो दिल्ली बिग बैश मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से मुझे ऑल ओवर इंडिया ने मेरे को देखा वहां से। उसके बाद वो दिल्ली बिग बैश के जस्ट एक मंथ बाद ही भोपाल लीग हुई थी, वहां पर मैं मैन ऑफ द सीरीज बन गया, तो वहां से मैं लाइमलाइट में आ गया सर। मुझे अभी भी याद है करण, शायद बारिश के चलते आपकी टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री वहां पर मिली थी और उसके बाद करण या हिमालयन नॉर्थ टाइगर्स जी के नाम से आपकी टीम वहां पर खेली थी और उसके बाद करण नाम यहाँ पर प्रचलित हुआ। टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व के प्रशंसक, आपके चाहने वाले सभी को पता चला कि करण नाम का लड़का जो दिल्ली बिग बैश लीग में चमका, वहां पर अच्छा उसने खेला। उसके बाद अगर देखा जाए तो धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली, जी जैसे कि अभी अभी आपने बात छेड़ी थी, नाम लिया था हेमंत जी बनियाल इनका, जी सर। उनके बारे में आप क्या कहोगे और उस क्रिकेट क्लब के बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि वो जो क्रिकेट क्लब है, धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली, एक बड़ा क्रिकेट क्लब माना जाता है टेनिस जी क्रिकेट विश्व का। जी सर। सर जब मैं उधर नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स में फर्स्ट टाइम खेलने गया, मुझे नहीं पता था कि हमारी टीम वाइल्ड कार्ड एंट्री है या किसी और टीम की रिप्लेसमेंट में हमारी टीम आई है। मैं बस एकदम खेलने गया था, एकदम रैंडमली वहां गया, वहां परफॉर्म करा। बाद में मुझे पता चला कि हम लोग की टीम में वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। तो नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स से मैंने अपनी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट करी थी। दिल्ली में भी खेला, फिर भोपाल में खेला। उसके बाद सर जब नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, दोनों टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स और दिल्ली धमाका दोनों हेमंत बनियाल सर की टीम थी। तो उस टीम से नॉर्थ हिमालयन टाइगर से जब मुझे दिल्ली धमाका में मेरी जब एंट्री हुई थी, दिल्ली धमाका थी सुपरस्टार से भरी हुई टीम। उसके अंदर जगत सरकार, सरोज प्रामाणिक और मतलब सभी लेजेंड प्लेयर जिनको हम देखा है बचपन से, वो बड़े प्लेयर हैं काफी। तो जब उस टीम में मेरी एंट्री हुई, गोवा टूर्नामेंट से मेरी वहां से शुरुआत हुई, तो सर दिल्ली धमाका में तो सर स्टार्टिंग में तो जब मैं आया उस टीम में तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था और बड़ा नर्वस भी फील कर रहा था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ मैं दिल्ली धमाका में एडजस्ट होने में, कि मैं इतने बड़े प्लेयर्स के बीच में, सबके बीच में कैसे एडजस्ट होऊंगा। उसके बाद धीरे 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 सर हर टूर्नामेंट हम खेले तो अब एक फैमिली जैसा बॉन्ड हो गया उनके सबके साथ। फिर ऐसे कौन से खिलाड़ी है दिल्ली धमाका के जिसके साथ रहना, बातें करना पसंद आप करते हो ओवरऑल? सर वैसे तो सभी हैं, क्योंकि जो दिल्ली है अपना, दिल्ली से आते हैं अन्नू, संजू, बब्बू, और अपना ज्यादातर मेरा जो रूममेट रहता है वो जगत सरकार रहता है। मैं और जगत एक साथ ही रहते हैं। मैं और जगत ज्यादातर बातें शेयर करते हैं, हम हर जगह हम, मैं और जगत के साथ ही मैं ज्यादा रहता हूँ। और सबसे ज्यादा हंसाने वाला इंसान दिल्ली क्रिकेट क्लब धमाका का, जो आपको सबसे हमेशा से ज्यादा हंसाते रहता है? सबसे ज्यादा जो माहौल बना के रखता है दिल्ली धमाका क्लब के अंदर, वो है अविनाश राणा बब्बू। वो सब, और लोकेश चाइना, लोकेश चाइना और अविनाश राणा, ये दोनों सबसे ज्यादा माहौल बना के रखते हैं और बहुत ज्यादा हंसाते हैं हमको। उसके बाद मैं आऊंगा आईएसपीएल। सबसे पहली बार जब इंडियन टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व में सबसे बड़ी टूर्नामेंट होने जा रही थी आईएसपीएल, जी सर। पहली बार जब ये टूर्नामेंट हुई, 27 लाख की बिडिंग आपके ऊपर हुई। माजी मुंबई इस टीम ने आपको खरीदा। जी सर। तब कैसा माहौल था?
क्या लग रहा था आपके जब फैमिली मेंबर्स टीवी के सामने या फिर लैपटॉप के सामने या स्मार्ट टीवी के सामने बैठकर वो बिडिंग देख रहे थे, जी, जी। 27 लाख की बोली आप पर लगी, तब आपको क्या महसूस हुआ? मुझे आज भी याद है जब वो जिस दिन ऑक्शन डे था, बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। और हम लोग बस किसी टूर्नामेंट में से सऊदी से हम खेल के मैं घर ही आ रहा था और बिडिंग स्टार्ट हो चुकी थी और मेरा नाम नहीं आया था। और जैसे ही वो बिडिंग स्टार्ट हुई और मेरा नाम जैसे आया अभिषेक कुमार ढलोर, मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे पापा, भाभी, भैया सब लोग टीवी के आगे ऐसे बैठे हुए थे कि क्या होगा अभी। तो जैसी वो बिडिंग स्टार्ट हुई और मेरी मम्मी का रिएक्शन, पापा का रिएक्शन, मतलब बहुत ज्यादा, मैं भी खुद भी सर, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये। बस ये चाहता था मैं स्टार्टिंग में कि आईएसपीएल टूर्नामेंट खेलना है मुझे, बस खाली बिडिंग और प्राइज मनी से कोई मतलब, जो मेरे को ऑक्शन मनी है उससे मुझे कोई ज्यादा नहीं था। मुझे ये टूर्नामेंट खेलना है, बड़ा टूर्नामेंट, और इतनी ज्यादा मैं हाईएस्ट बिडिंग में मैं बिकूंगा, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था सर। मतलब ऐसा आप कह रहे हो कि पैसा मायने वैसे नहीं रखता आपके लिए, खेलना मायने रखता जी सर, बड़े टूर्नामेंट स्टार्टिंग से सर मैंने उसमें पैसा नहीं देखा कभी भी। जो भी बस मुझे बड़े टूर्नामेंट में खेलना है, मुझे बस स्क्रीन पर आना है, मुझे बस अपना परफॉर्मेंस देना है, फिर पैसा सर मायने रखता है। मैं जैसे कोई और टूर्नामेंट्स में जाता हूँ तो मैं, पैसा मेरे लिए उतना इक्वल मायने रखता है। पर जब मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तब मेरे लिए, जैसे मैं दिल्ली बिग बैश में खेलने आया तब भी मैंने पैसा नहीं पूछा था, और भोपाल आया, जब भी मैं बड़े टूर्नामेंट्स खेलने गया हूँ सर, स्टार्टिंग से मैंने पैसा उतना वैल्यू नहीं। एक अच्छी बात आपने छेड़ी है। करण, आईएसपीएल जब पहली बार करण अंबाला गेंदबाजी करने आया, जी। टेप बॉल वाला ओवर, कई दर्शक कह रहे थे कि उस दिन जब टेप बॉल वाला ओवर करण अंबाला डिलीवर्ड करने आया, मुझे लगता है 16 वाइड्स बॉल आपने फेंकी उस ओवर में, तो कुछ दर्शकों का कहना था कि करण अंबाला जब नीचे बैठा तो करण अंबाला रोया। क्या ये बात जी, सही है? जी, नहीं, 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 वो बात बिल्कुल गलत है। उसमें काफ़ी इमोशनल वीडियोज़ भी बने हैं, कई लोगों ने इमोशनल वीडियोज़ बनाए हैं, और मुझे बिल्कुल भी सिम्पैथी नहीं चाहिए थी और ना ही वो इमोशनल एंगल दिखाना था अपना, क्योंकि मैं उस टाइम पर जब मैं बहुत ज़्यादा वाइड फेंक चुका था, उसके बाद मेरे को सब समझा रहे थे सर, उस टाइम मैं ब्लैंक, एकदम ब्लैक आउट हो चुका था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस नीचे बैठा, मैंने एक ब्रेक लिया और एक फोकस के साथ 5 सेकंड के लिए मैंने अपने आप को रिमाइंड कराया कि तूने पहले भी करा हुआ है करण, और तू अब भी करेगा, जस्ट एक रिमाइंडर था। और वो, उससे मैं एकदम वापस खड़ा हुआ और मैंने नेक्स्ट बॉल डाला, वो भी वाइड ही गया। उसके बाद मैं समझ गया था, मैं स्टेबल हो गया। उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली 4 बॉल अपना ओवर खत्म करा, तो मैं बिल्कुल भी रोया नहीं था। और हाँ, रोया था मैच खत्म होने के बाद, घर रूम पर जाने के बाद, अकेले बाथरूम के अंदर। वैसे मैं सर ऐसे नहीं रोने के लिए ना मेरे मन में भी नहीं था, मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा था अपने आप को अंदर से। वो अपने आप को एक फोकस दिया और स्टार्ट करा। तो ये होती है सबसे बड़े निशानी एक चैंपियन खिलाड़ी की। करण अंबाला तब रोया नहीं था, उसने उस टाइम पर खुद को संभाला था कि इस मैच में मुझे कुछ करना है जिस तरह से। लेकिन मैं ये भी बात आपसे पूछना चाहूंगा, 27 लाख का प्रेशर, मतलब सबसे हाईएस्ट बिडिंग जी, जब आपके ऊपर हुई थी, माझी मुंबई ने आपको खरीदा था, तो एक प्रेशर रहता है जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलते हो कि मुझे अब प्रूव करना है। जी सर, 100%। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था। मेरे ऊपर वैसे टीम का माहौल बहुत लाइट था, मेरे ऊपर ऐसा कोई, उन्होंने टीम की वजह से ऊपर से कोई प्रेशर नहीं था, बट खुद से अंदर से होता है कि अब इतना भरोसा टीम ने मेरे ऊपर दिखाया है, मेरे लिए टीम लड़ी है ये ऑक्शन में, और उनको मुझे कुछ डिलीवर करना है, ऐसा एक अंदर से आता है सर। तो वो प्रेशर नहीं था, बस मेरे को ये था कि जो मैं करता आया हूँ वही करना है। पर हाँ, नर्वसनेस और प्रेशर मैं फील कर रहा था ग्राउंड में जब मैंने फर्स्ट मैच खेला था। आज भी याद है, मेरे कभी भी ऐसे पसीना नहीं आया, मेरे हाथ में स्वेटिंग में फील कर रहा था और अपने मन में बोल रहा था कि यार भाई, नर्वस फील कर रहा है तू आज, ऐसे मैंने उस दिन बोला भी था। तो होता है सर, थोड़ा प्रेशर और नर्वसनेस वो आई थी मेरे अंदर था। आईएसपीएल का सफर फाइनल तक वो आपकी रहा रही थी, लेकिन शायद फाइनल मैच में थोड़ा सा परफॉर्मेंस टीम का ठीक नहीं हुआ, फाइनल में आप हार गए। जी, लेकिन तब जो टीम मीटिंग्स चलती थी आईएसपीएल के दौरान, तब क्या बातें होती थी कि कैसा खेलना है जब आप बड़े टूर्नामेंट में खेलते हो? जो दर्शक अभी अभी क्रिकेट सीख रहे हैं, जी, जिन्हें भी बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं, जैसे कि बिग बैश, धमाका बिग बैश की जी, जो सीरीज अब तक होती आ रही है, अनेक राज्यों में वो टूर्नामेंट जी, हुए, उसके बाद आईएसपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट, सुप्रीमो ट्रॉफी जैसा एक बड़ा जी, टूर्नामेंट, अपने मुंबई महाराष्ट्र में होने वाला रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी जैसा जी, टूर्नामेंट, ये जो बड़े टूर्नामेंट
खेले जाते हैं, जो नए खिलाड़ी आने वाले हैं उनको खेलने, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? आईएसपीएल में बहुत ज्यादा सर एक चीज थी, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा था। हमारे हर मैच से पहले वीडियो एनालिस्ट जो जिस टीम के साथ मैच होने वाला है उन सभी प्लेयर्स के बारे में हम होमवर्क करते थे कि कौन सा प्लेयर कैसा है, कैसा बैट्समैन कहाँ खेलता है, कौन सा बॉलर कहाँ बॉल डालता है। तो वो एक टीम मीटिंग एक हमेशा होती रहना सर, सुबह भी होना शाम को भी होना, वो क्रिकेट को जीना, वो होमवर्क करते रहना, वो बहुत जरूरी है। जो थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है सर हम जब बाहर क्रिकेट खेलते हैं, तो वो एक टीम प्लानिंग वो ग्राउंड पर ही होती है, बस जो हडल बनाया तो वहां पर प्लानिंग हो जाती है जो थोड़ी बहुत होती है, ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होती है। पर हाँ, इसमें ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते भी नहीं, क्योंकि जब गट फीलिंग फील्ड पर कैप्टन की कुछ भी हो सकती है, तो फिर भी एक थोड़ी सी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, गट फीलिंग मतलब हमारे सर ने एक ही चीज बताई थी कि आपके पास एक एक प्लान है, उसके बाद प्लान बी भी होना चाहिए, प्लान सी भी होना चाहिए, प्लान डी भी होना चाहिए। जब वो वर्क नहीं करेगा तब आपकी गट फीलिंग वर्क अब कैप्टन की आनी चाहिए। तो मतलब आईएसपीएल से मैंने ये चीजें सीखी कि आपके पास सारे प्लान्स होने चाहिए, आपके पास ये नहीं वर्क करा तो ये नहीं वर्क करा तो ये। तो ये चीज आईएसपीएल में जो मुझे सीखने को मिली, और मुझे ऐसा लगता है जो बाहर की क्रिकेट में मैं सिखाना चाहूंगा अपने जूनियर्स को, और यही बताना चाहूंगा सर। कहा जाता है करण, जीवन में सबसे बड़ी योद्धा होती है अपनी माँ। जी क्या सीखा है लाइफ में माँ से? सर। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि आपकी माताजी भी थी जब आप आईएसपीएल खेल रहे थे जी उस जी दौरान। जी सर, मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी, फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी मैच देखने आई सामने से। मेरा मैच कभी नहीं देखा था, मम्मी ने सामने से मैच देखने आई। और मेरी मम्मी मतलब सबसे ज्यादा मतलब मैं अपनी मम्मी से ही बात करता हूँ। मैं दिन में 2 बार जैसे बाहर हूँ तो 2-3 बार बात करता हूँ फोन पे, और रोज शाम को भी मैं मम्मी के साथ बात करता हूँ। तो मेरी मम्मी ही सबसे बड़ी मेरी गुरु है। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और सारा क्रेडिट ही मैं अपनी मम्मी पापा को देना चाहूंगा, बट मोस्टली मैं मम्मी को देना चाहूंगा। जो मम्मी ने जो मुझे लेसन्स दिए हैं, हमेशा काम रहना, रिस्पेक्ट करना, मतलब शांति से रखना, एग्रेशन को कंट्रोल करना। फिर भी मैं कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ एग्रेशन में, पर ये सब चीजें मेरी मम्मी सिखाती है। मेरी मम्मी सारे मैचेस देखती है मेरी, रात रात भर जब भी मैच होता है तो वो मुझे सारी चीजें समझाती हैं, बताती हैं। अभी अभी आपने बात छेड़ी थी आउट ऑफ कंट्रोल होना अग्रेशन में, तो कभी आउट ऑफ कंट्रोल गए हो आप जी या सर। किसी पर गुस्सा उतारा है? जी सर, कई बार हो जाता हूँ आउट ऑफ कंट्रोल। एक बार मुझे लगता है वो ये गलती भी है, और बट अगर एग्रेशन आपका सही जगह पर है, आपके गेम पर है, तो ये सही है। बट अगर आपका एग्रेशन किसी सीनियर्स पर अगर आपके सामने आ जाता है तो वो बहुत गलत है। तो मुझे आज भी गिल्टी फील है। एक बार कृष्णा सातपुते सर को मैंने आउट करके थोड़ा एग्रेशन दिखा दिया था, कम ऑन कर दिया था। तो आज मुझे फील होता है वो बहुत गलत चीज है। आप जब ऐसी चीजें करते हो, आप इतने सीनियर प्लेयर के सामने अब एग्रेशन दिखा रहे हो, गेम में दिखाओ एग्रेशन, बट आप जब किसी प्लेयर्स को आउट करने के बाद या किसी को सिक्स मारने के बाद या मैच जीतने के बाद एग्रेशन दिखाते हो, तो वो मैं अभी सीख रहा हूँ, काफी सीख चुका हूँ। और मुझे लगता है कि एग्रेशन में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आपको आपको गेम में एग्रेशन दिखाना चाहिए। ये तो बातें हुई आईएसपीएल की, लेकिन आईएसपीएल के अलावा लाइफ का ऐसा जो मैच जो आपको आज भी याद है कि वो करण अंबाला के लिए सबसे बेहतरीन मैच था उनकी लाइफ का? मुझे ऐसा लगता है आईएसपीएल के अलावा अगर मेरी लाइफ का बेस्ट मैच होगा, वो होगा इंडिया कप में फाइनल मैच जो मैंने खेला था हरियाणा पंजाब से। मैंने इंडिया कप में फाइनल मैच था, और दिल्ली के साथ अगेंस्ट में मैच था। उस मैच में मैंने 50 मारी थी, और वो मेरी मैच का मतलब बेस्ट मैच। आज भी वो मैच देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता मैंने दिल्ली धमाका क्रिकेट क्लब के बारे में आपसे पूछा, है। जी क्या भूमिका रही है आपके लाइफ में हेमंत जी बनियालिन की? सर, हेमंत बनियाल जी से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला दिल्ली बिग बैश में, उसके बाद उनसे जब आगे मिला, तो वो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंसान है, और वो ना हर चीज को समझते हैं आपकी। तो उन्होंने मेरे को एक रोल प्ले, जैसे मैं पहले लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करता था, छठे में नंबर पे, 7वें नंबर पे, उन्होंने मुझे प्रमोट करा ऊपर बैटिंग करने पे। हमारी टीम की मीटिंग्स हुई तो बैटिंग पर भी दिया, फिर बॉलिंग पे मौका दिया। तो आज मेरी जो गेम जो सब लोगों को दिख रही है, जो मैं दिल्ली धमाका में परफॉर्म करके मैं डिलीवर कर पाता हूँ, तो वो हेमंत बनियाल का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। फिटनेस के बारे में आपसे मैं पूछूंगा। डिसिप्लिन के बारे में तो हमने आपसे जानकारी ली, लेकिन फिटनेस एक एथलीट के लिए या फिर एक
क्रिकेट खिलाड़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है उनका फिटनेस? जिस तरह से आप फिटनेस करते हो, मैं तो जी हमेशा से कहता ही आ रहा हूँ कि आप प्योर वेजिटेरियन हो। जी जी। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि कैसे फिटनेस करते हो? क्या ट्रेनिंग होता है आपका? सर फिटनेस बचपन से ही मैंने कोई फिटनेस को लेकर ऐसे कोई गोल नहीं बनाया, बट हाँ, जब आर्मी की प्रैक्टिस करता था तब रनिंग करता था तो वो नेचुरल फिटनेस बिल्ड हो गई। उसके बाद बैडमिंटन खेलता था, उसके अंदर भी नेचुरल फिटनेस आ गई। तो मेरी जो अपब्रिंगिंग और सोसाइटी रही है ना, जिस तरीके से मेरा कल्चर रहा है स्पोर्ट्स को लेकर, तो वो मेरी फिटनेस नेचुरल हो गई है। अब मैं उसी फिटनेस को मेंटेन कर रहा हूँ। जैसे मैं रोज शाम को स्ट्रेचिंग करता हूँ और मैच खेलने से पहले अच्छे से वार्म अप करता हूँ। तो मतलब अगर आप आधा घंटे का वार्म अप करते हो तो 15 मिनट का कूल डाउन होना चाहिए। ये मैंने सीखा है अपने सीनियर से। तो वही मैं करता हूँ अभी तक, तो जिससे कि अब मैं अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो पाऊँ। तो फिटनेस को मैं और डाइट इन सबको मैं बैलेंस करने की पूरी कोशिश करता हूँ, बट फिर भी कभी-कभी नहीं हो पाता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी फिटनेस को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँ। आशीष नेहरा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं विराट कोहली के साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकता। जी। तो आपके बारे में भी ऐसा कई बार बोला गया है या फिर किसी ने बोला है कि भाई मैं करण के साथ नहीं रह सकता? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ सर। अब तो मैं खा लेता हूँ सर खाना, जो जो भी खाता, पर वेज खाना खाता हूँ। पहले मैं चिकन खाता था। मतलब आज से 2-3 साल पहले मैं चिकन खाता था और अभी मैं प्योर वेज हो गया हूँ। एक्चुअली मैंने अपने ऊपर एक फिटनेस को लेकर अब ट्राई करा था कि मैं वेज होकर मेरी लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस आते हैं। तो वो पहले तो मेरी डाइट अलग थी, फिर वेज होने के बाद मेरी डाइट अलग हो गई है। तो ऐसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर। जिस तरह से विराट कोहली ने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया उनकी लाइफ में, क्या लगता है एक आइकॉन के तौर पर क्या आप उन्हें मानते हो? अपना एक फिटनेस आइकॉन? जी, मैं विराट कोहली को भी बहुत मानता हूँ, मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी बहुत मानता हूँ। तो ये मेरे फेवरेट आइडल हैं और इनको मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा 70-70 स्पोर्ट्स के बारे में। जी। क्या मायने रखते हैं तारिफ सैयद आपके लाइफ में? सर, तारिफ सैयद सर मेरी लाइफ़ के लिए एक मेंटर हैं, तारिफ सैयद सर। तारिफ सर, मैच के बीच में क्या होता है वो तो होता है। ऑफ द फील्ड एक प्लेयर को जो मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एक प्लेयर को जो एक ना आपको एक फ्रेंड जोन वाला कोई चाहिए रहता है कि जो आपको समझाए, जो आपको समझे, वो तारिफ सैयद सर करते हैं मेरी लाइफ में। तो वो क्रिकेट हो गया, मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ हो गई, मेरी मेरी लाइफ की सक्सेस हो गई, या मेरी आगे इन फ्यूचर मैं क्या करूंगा, वो चीजें सब समझाना, वो एक गुरु के तौर पे, मतलब आफ्टर अ पेरेंट्स जो मुझे एक पेरेंट्स की तरह ही समझाते हैं, वो मेरे लिए तारीफ सर। 70-70 स्पोर्ट्स बहुत, मतलब मैं लकी हूँ कि मैं 70-70 स्पोर्ट्स से जुड़ा, उसके बाद मैं तारीफ सर से जुड़ा। तो आज मतलब बहुत ज्यादा, मतलब तारीफ सर और 70-70 स्पोर्ट्स का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है मेंटली स्टेबिलिटी के लिए। तो ये है तारिफ सैयद। 70-70 स्पोर्ट्स जो भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड कहा जाता है और हो भी चुका है। 70-70 स्पोर्ट्स के लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के प्रमोशन करते हुए नजर आते हो। तो जो 70-70 प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे? सर 70-70 प्रोडक्ट्स जब स्टार्टिंग में मैंने यूज करा दिल्ली बिग बैश में, वो टी शर्ट यूज करके और ट्रैक पैंट यूज करके मुझे लगा कि ये किसी किसी ब्रांड का है, 70-70 ब्रांड का है, अच्छा वो अभी तक संभाल के रखा है मैंने। तो सर ये जो मतलब अब 8 से 10 से 12 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो जो ये क्वालिटी देते हैं आपको, जो ये एडिडास, नाइकी, जो इतने महंगे ब्रांड है, वो क्वालिटी देते हैं ये एकदम नॉर्मल रेंज में, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो और बैट भी, मतलब हर चीज बहुत ही ज्यादा मिनिमल प्राइजेस के अंदर, मतलब बेस्ट क्वालिटी ये देते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद आता है 70-70 स्पोर्ट्स। और जितने भी मैंने अपने दोस्तों से बात करी है, जब भी मैं कहीं खेलने जाता हूँ, वेस्ट बंगाल में चले जाओ, आप गुजरात में चले जाओ, आप किसी भी इंडिया के कोने में चले जाओ, जब आप टेनिस क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तो एक ही ब्रांड आपको वहां दिखेगा, 70-70 स्पोर्ट्स। और ये सिर्फ उनके नाम की वजह से नहीं, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से। भारत के फाइनल में भी वो 70-70 का ब्रांड हमें नजर आया था जब जी। न्यूयॉर्क में भारतीय टीम T20 क्रिकेट का फाइनल खेली थी। तो करण, क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र में आपने बहुत क्रिकेट खेला है, उसके अलावा आप कोलकाता में क्रिकेट खेले हो, उसके अलावा दिल्ली क्रिकेट की बातें यहाँ पर हम लोग कर रहे थे, लेकिन क्या लगता है आपको कहाँ का क्रिकेट डिफिकल्ट लगता डिफिकल्ट
तो नहीं बोलूंगा सर, सबसे ज्यादा इंजॉय मैं करता हूँ महाराष्ट्र के क्रिकेट, सबसे ज्यादा। मतलब इधर क्रिकेट क्या है ना सर, एक एक रन की वैल्यू है। अभी क्या है, टेनिस क्रिकेट क्या है, लोगों को सिक्स देखना पसंद है ज्यादातर, और मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्मेट है। इधर क्या है सर, लीग मैचेस होना, और मतलब 6 ओवर में अगर आपने 50 रन बनाया तो वो डिफेंड होना, बड़े ग्राउंड होना, तो एक डिफिकल्टीज है यहाँ के क्रिकेट में ज्यादा। और मुझे लगता है कंपटीशन भी महाराष्ट्र क्रिकेट में मुझे ज्यादा दिखता है। तब एज कम्पेयर टू मैं जितनी भी स्टेट में क्रिकेट खेला हूँ, महाराष्ट्र में क्रिकेट का कंपटीशन भी ज्यादा है, और एक क्रेज जो फैंस में है, जो आज भी पब्लिक, जितना भी मैं देखता हूँ महाराष्ट्र क्रिकेट में बहुत पब्लिक मैच देखने आती है, क्राउड देखने आता है। तो डिफिकल्टीज के साथ साथ मतलब एट द सेम टाइम आप इंजॉय करते हो। मुझे पर्सनली, बाकियों का तो नहीं पता, बट मुझे महाराष्ट्र का क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, और महाराष्ट्र का ही मेरे पास जो फैन फॉलोइंग है वो भी महाराष्ट्र की ही ज्यादा है। और महाराष्ट्र में मैं कई बार सीरीज बनाऊं तो यहाँ का क्रिकेट इंसेन लेवल ऑफ क्रिकेट जो पसंद करने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया का जमाना माना जाता है, तो जो यूट्यूब पर सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पर आपके फॉलोवर, सबसे ज्यादा क्या लगता है महाराष्ट्र रीजन से सबसे ज्यादा फॉलोअर्स? सबसे ज्यादा सर, मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे अपने देखता हूँ तो मुंबई, पुणे, मतलब टॉप 3 सिटीज के अंदर महाराष्ट्र की ही सिटीज आती है, जो कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के ही फॉलोअर्स मुझे हैं, क्योंकि क्रिकेट भी ज्यादा मैंने यही खेली है। जब अपना जब मुझे नाम मिलना स्टार्ट हुआ, जब मुझे लोगों ने बुलाना स्टार्ट करा, चाहे वो आइकॉन क्रिकेट हो, चाहे वो ओपन क्रिकेट हो, तो महाराष्ट्र के क्रिकेट को मैंने ज्यादा खेला, और ज्यादा यहाँ पर टाइटल्स जीते, सीरीज जीती। तो महाराष्ट्र के क्रिकेट को मैंने एंजॉय करा, और पब्लिक भी मुझे लगता है महाराष्ट्र की मुझे ज्यादा पसंद करती एक प्लानिंग होती है लाइफ में, क्या लगता है आपको टेनिस बॉल क्रिकेट के बाद, जब आप एक समय आता है क्रिकेटर की लाइफ में जब उसे रुकना पड़ता है, तो उसके बाद क्या फैसला लिया आपने, फ्यूचर प्लानिंग? है। फ्यूचर प्लानिंग सर मेरी यही है कि अभी जैसे महाराष्ट्र और अपना गुजरात के लोगों के पास जैसे इक्विपमेंट्स है, जो बॉल्स है, बैट है, जो यहाँ पर लोग यूज कर रहे हैं, जैसे 70 प्रोडक्ट्स हैं, वो मैं अपने जोन में लेकर आऊँ, अंबाला शहर में, अंबाला सिटी में, अंबाला कैंट में, अपने पूरे नॉर्थ जोन में 70 स्पोर्ट्स और महाराष्ट्र की जो यहाँ की जो वुड है, जो बॉल जिससे खेला जाता है, तो वहां मैंने एक बिजनेस सेटअप करने का प्लान है। और एक स्पोर्ट्स टेनिस क्रिकेट नीश है मेरा, तो टेनिस क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है उसको और नॉर्थ जोन में फैलाऊं, क्योंकि नॉर्थ जोन में थोड़े ओपन टूर्नामेंट कम होते हैं। तो अपने यहाँ से जितना भी प्रोडक्ट्स होंगे वहाँ सब अवेलेबल होंगे अंबाला में। और अभी मेरा जो घर बन रहा है उसके साथ साथ शॉप भी मेरी रेडी हो जाएगी नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर। सारा आप प्रोडक्ट्स वहां पर ले सकते हैं, टेनिस क्रिकेट से रिलेटेड सभी तरीके की चीज मेरे होम टाउन अंबाला में आपको सभी को मिल सकती ये जो करण अम्बाला की टेनिस क्रिकेट की जर्नी है, है जी। इसमें दिल्ली क्रिकेट क्लब धमाका का तो योगदान रहा ही है, नॉर्थ हिमालयन टाइगर का योगदान रहा है, लेकिन जो आप पहले क्रिकेट खेला करते थे, यानी कि गांव का जी क्रिकेट, ऐसे कौन से क्रिकेट क्लब है या फिर आपके साथी खिलाड़ी जिनको आज आप याद करना चाहोगे? सर, जब मैंने हरियाणा में खेलना स्टार्ट करा था क्रिकेट, हरियाणा में मैं अभी भी मेरे को याद है, जब मैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी भी मैं एक टीम में खेलता था, भूसला टीम, गाँव था एक छोटा सा, उस टीम में रेगुलर खेला सर मैं 1 साल। उसके बाद मैं पंजाब में खेला, रसूलपुर की टीम में 1 साल उसमें खेला। तो मतलब जो मेरे हरियाणा पंजाब से जो मुझे एक्सपोजर मिला, तभी मैं आज इस लेवल तक पहुंचा हूँ। वहाँ की क्रिकेट भी आइकॉन क्रिकेट है ज्यादा, मतलब गांव गांव की क्रिकेट में ज्यादा खेलते हैं वहां पर। तो वहाँ क्रिकेट खेल खेल कर वहां पर मैंने हर जगह, हर हर एक छोटे छोटे गांव में क्रिकेट खेली है। और 2-3 टीमों में मैं, मतलब मैं टीमों के लिए लॉयल रहता हूँ। मुझे पसंद है कि एक टीम के साथ अगर मैं जुड़ा हूँ तो उसके साथ लॉयल रहूँ, और उसी के साथ खेलने में मजा आता है, कल्चर बन जाता है, खेलने में मजा आता है, माहौल बन जाता है, फैमिली जैसा रिलेशन बन जाता है। तो 2-3 टीम्स हैं मेरे जिसके साथ मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करा, तो यही है। 70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स बीमर एंड बाउंसर विद कुणाल में अब समय हो चुका है रैपिड फायर का। करण, मैं आपसे पूछना चाहूंगा टेनिस बॉल क्रिकेट के बेस्ट बैटर, बेस्ट बैटर कृष्णा सातपुते, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॉलर विक्की बॉयर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट फील्डर बंटी पटेल, बेस्ट कप्तान बेस्ट कप्तान नो डाउट अंकुर सिंह। और आपके बेस्ट फ्रेंड? टेनिस क्रिकेट के अंदर बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली 2 है, जगह सरकार और एजाज खोकर। ये थे
70-70 प्रेजेंट्स बीमर एंड बाउंसर विद कुणाल में आज के हमारे मेहमान करण अंबाला। और इसके बाद वाले एपिसोड में हम लेकर आएंगे इसी तरह से एक नए खिलाड़ी को। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।